तो स्वागत है आपका प्रश्नावली 4.1 अध्याय 4 द्विघात समीकरण। आज हम इसका दूसरा सवाल करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये बहुत सारी कुछ शर्तें लिखी गई हैं, इनके सबको हल करके हमें जो है इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना होगा। जो भी इसमें जो बातें बताई गई हैं उनके सूत्र, जो भी भाग वगैरह जो भी दिए गए हैं इसमें, पॉइंट, चौड़ाई, मीटर, दुगने, अधिक, ये सब चीज़ें को हमें क्या करना है, एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में आने चाहिए, ये हमें इसमें करना होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। दूसरे सवाल का पहला भाग है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। तो हमें इसे किस प्रकार से हल करेंगे, तो इसे हम हल करते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दुगने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ा टफ करके दिखाते हैं क्वेश्चन को, लेकिन इसी में ही उसका जवाब छिपा होता है। इसी चीज़ को हमें समझदारी से समझना है अपने माइंड से। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, एक आयताकार भूखंड है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक आयताकार भूखंड बना लेते हैं। आयताकार आपको पता ही है, जो खेत के आकार का होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये मान लिया एक आयताकार भूखंड है, ये आयताकार एक भूखंड है का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है, जो उसकी पूरी लंबाई गुणा चौड़ाई करके आता है। ये हमारा 528 मीटर वर्ग मीटर है, इसको लिख लेते हैं, मीटर है। तो क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या कह रहा है, लंबाई मीटरों में, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हम इसमें सबसे पहले चौड़ाई मानेंगे। ये मान लो आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना चौड़ाई लिखेंगे हल, माना भूखंड यानी आयताकार भूखंड, हम शॉर्ट में लिख लेंगे भूखंड। माना भूखंड की चौड़ाई चौड़ाई मान ली x मीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद क्या कहता है, x मीटर हमने चौड़ाई मान ली। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई क्या होगी, माना भूखंड की लंबाई लंबाई बता रहा है। ये क्या हो रहा है कि चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई क्या होगी, अगर x को साथ 2 से गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगी, से एक अधिक है। तो एक अधिक है यानी +1 है। तो क्या आ गई हमारे पास चौड़ाई, 2x + 1 मीटर। ये हो गई लंबाई हमारी। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे भूखंड पे, यहाँ पे चौड़ाई x और लंबाई इसकी 2x + 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रही होगी बात, ये मीटरों में है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ेंगे हम इसमें, क्योंकि हमें पता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। तो लिखेंगे प्रश्न से, तो लिखेंगे प्रश्न से, ये प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न अनुसार या प्रश्न से क्या कहा गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 528 वर्ग मीटर। तो इतना दिया हुआ है। और जबकि हमें पता है भूखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसीलिए चूंकि सूत्र है, सूत्र आपको पता ही होना चाहिए, सूत्र के अनुसार लंबाई गुणा चौड़ाई
बराबर हो गया 528। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो क्षेत्रफल का हिसाब हमने इस तरह से लिख लिया। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं आगे बढ़ने पर। तो लंबाई हमारी कितनी दी हुई है, तो लंबाई का मान लंबाई के स्थान पर पुट कर देंगे। लंबाई कितनी है हमारे पास 2x, आगे बढ़ने पर 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय लंबाई गुणा चौड़ाई x बराबर कितना है 528। तो इसकी x के साथ गुणा हुआ आगे बढ़ेंगे जब हम, क्या आएगा 2x का स्क्वायर x के साथ होगी प्लस x बराबर 528। आगे बढ़ेंगे 2x का वर्ग प्लस x और 528 को इस साइड ले आएंगे हम, तो क्या हो जाएगा -528 हो जाएंगे पक्षांतर बराबर 0। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही हमें सिद्ध करना था द्विघात समीकरण के रूप में, तो ये हमने सिद्ध कर दिया, यही होगा हमारा आंसर। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल प्यारे विद्यार्थियों। इससे अगले सवाल में क्या कहा गया है, अगला सवाल में कहता है, तो हमें इसका अगला सवाल करेंगे अभी। इसमें भी क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसी प्रश्नावली के अंदर पूर्णांकों को ज्ञात करना है हमें। तो धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल 306 है और हमें इसका हल करना है। दो क्रमागत पूर्णांकों के प्रश्नावली 4.1 ही है हमारी, 4.1 लिखेंगे इस तरह से। समीकरण क्लास 10 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 अध्याय 4। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लो पहला धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से होते हैं, जैसे अगर पहला x है तो उसके साथ प्लस में 1 जुड़ेगा, x + 1। अगर दो है x 1 है तो तीसरा क्या होगा, उसमें एक और जुड़ेगा, यानी क्रमागत, यानी क्रम के अनुसार है, जिसमें सिर्फ एक का ही डिफरेंस आए, तो इस तरह को क्रमागत कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्याएं क्रमागत है। ऐसे अगर हम इन्हें अचर राशियों में ले लेंगे तो x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5, यानी इनमें ऐसे ही क्रमागत लिखे जाएंगे संख्या। तो इस तरह से हम सबसे पहले मानेंगे, मान लो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, मान लो, हल लिखेंगे, हल मान लो लिखेंगे, मान लो एक धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत पूर्णांक बोले ना उसने, तो पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक और उनका फिर गुणनफल बता रखा है। मान लो पहला धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मान लो पहला पूर्णांक ऐसे लिख देंगे बराबर x। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो मैं ये क्रमागत बता रहा पहले ही, तो मान लो फिर दूसरा लिखेंगे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा हमारा x + 1। अब ये क्या कह रहा है, प्रश्न से गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है, पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक x + 1 बराबर कितना है 306 है। तो आगे करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। x गुणा कर ली, x का स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, प्लस x बराबर 306 है। अब क्या आगे बढ़ेंगे, x का वर्ग प्लस x, तो ये 306 को पक्षांतर कर लेंगे, माइनस के हो जाएंगे इधर, बराबर 0। तो यही तो हमारे पास हमें सिद्ध करना था द्विघात समीकरण के रूप में, ये आ गया, यही हमारा होगा आंसर। तो बहुत ही आसान है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, रोहन की माँ उससे 28 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु वर्षों में
का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे, मान लो रोहन की वर्तमान आयु, लिखेंगे हल रोहन की वर्तमान आयु, मान लो यानी माना, मानेंगे हम यहाँ पे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। उसके बाद कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसलिए माना रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या है, क्योंकि जब भाई अगर रोहन की माँ उससे एक्स यानी 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 होगा, क्योंकि माँ की आयु उससे अधिक है, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। उसके बाद उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें तो बता दिया है इसने ज्ञात करनी है वर्तमान आयु, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें इस समीकरण को समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में स्पष्ट करना है। बस हमें ये याद रखना है। इसमें चाहे कुछ भी बोला है वो इसने, वो तो हमें उनके युग्म तो बनाने हैं उसी तरीके से, जो भी बातें कही हैं शर्तों को पूरा पूरा करना है। लेकिन हमारा मेन मकसद है इसकी द्विघात समीकरण बनाना, वही इसे हमारा हल होगा, वही हमारा उत्तर आएगा, जो कि पहले बताया गया सवाल में। तो हमने ये सब मान लिया। इसके पश्चात प्रश्न के अनुसार से क्या कह रहा है वो, प्रश्न से हम बाद में बात करेंगे। पहले हम प्रश्न को ही देख रहे हैं ना, 3 वर्ष पश्चात। अब देख लेंगे कि गुणनफल अब ये हो गया, क्या नाम है, रोहन की माँ और उनकी बढ़ती 60 हो जाएगी का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो मैंने आपको कई बार बताया सवालों में, जब भी ऐसे सवालों में वर्षों को पश्चात की बात की जाए तो उसमें जमा हो जाती है वो जो भी राशि होती है, वो x प्लस 8 हो, जो भी आयु होती है वो जमा हो जाएगी, या कोई संख्या और दी हो उसमें जमा हो जाती है। अगर और जो पहले का पूर्व की बात की गई हो तो उसमें घटा हो जाती है ऐसी आयु वगैरह, या जो भी बारे में बात की जाती है इन सवालों में। तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे, इसलिए सवाल के अनुसार से ही हम लिखेंगे यहाँ पे, तो इतनी है। तो इसलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी। तो जब हमने x मान रखी है तो रोहन की आयु x प्लस 1 हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। तो इसलिए शर्त एक से लिख लो चाहे प्रश्न से लिख लो, एक ही बात है, लिखेंगे रोहन की, क्वेश्चन से ही लिख लेंगे प्रश्न के साथ। तो इसलिए रोहन की 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु में अगर 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष के पश्चात x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद उसकी माँ की क्या होगी, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या होगी, x प्लस 26 और प्लस में 3 बराबर वर्ष। तो बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसकी माँ की आयु हम सोल्व कर लेंगे, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी यहाँ पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके पश्चात क्या कहता है प्रश्न में, कि उनकी आयु वर्षों में है ही, तो का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से, जो सब प्रश्न में बताया गया है, गुणनफल क्या कहा है प्रश्न से, कि उनकी आयु का गुणनफल, रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो हमें क्या लिखना होगा, लिखेंगे उसकी माँ की जो आयु का हमारे पास अब आया, ये क्या आया हमारे पास, x प्लस 3 गुणा x प्लस 29, गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगी।
तो उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो हमें इनकी गुणा कर लेनी है। तो बढ़ेंगे आगे, एक्स के गुणा करी, एक्स का वर्ग हो जाएगा प्लस 29x, अब 3 से कर लेते हैं, प्लस 3x, 29 की इससे गुणा कर लेते हैं, 3 निम 27, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो जाएगा बराबर 360। तो आगे बढ़ेंगे, एक्स का वर्ग हो गया, 29x और 3x ये आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस 32x और प्लस के 87 हैं। इस 360 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, पक्षांतर करने पर बराबर 0 आ गई। तो एक्स का वर्ग प्लस 32x, अब 87 को 360 से घटा लेंगे तो घटाने पर क्या आएंगे, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के आएंगे। तो लिख लेते हैं, ये इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पे कितने बचे 5, 15 में से इधर से एक गया 15, 15 में से 8 गए, कितने बचते हैं 15 में से 8 गए 7, तो ये 3 थे, यहाँ पे रह गए 2, तो 273 बराबर 0। तो इस तरह से हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई, ये हमारा होगा आंसर। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हमारा इसी सवाल का तीसरा भाग भी सोल्व हो गया। अभी दूसरे भाग का चौथा सवाल हमें करना है। इसमें क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला एक यूज करना पड़ेगा। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। टाइम का वैल्यू क्या होती है, दूरी बटे चाल। तो वो फॉर्मूला इसमें लगेगा क्योंकि इसमें चाल दी गई है। चाल किसके बराबर होती है, चाल बराबर होती है दूरी गुणा समय, और समय किसके बराबर होता है, डिस्टेंस। तो इसमें ये फॉर्मूला हमें देखने पर मिलेगा यहाँ पे। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान करना होगा। समय इज इक्वल टू डिस्टेंस, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम अपने हिंदी माध्यम से ही सोल्व करेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, और दूरी बराबर होती है समय गुणा चाल। तो इसमें तो हमारा सिर्फ जो बात कही गई उसको हम सोल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, उसके हिसाब से हम इसको हल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। तो मान लो रेलगाड़ी की चाल, मान लो रेलगाड़ी की चाल लिखेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे, यहाँ पे हल। मान लो रेलगाड़ी की चाल हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो क्या कहता है इसमें, ये एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो दूरी कितनी है टोटल हमारे पास, चाल हमारे पास है। तो रेलगाड़ी की कुल दूरी दी गई है। एक रेलगाड़ी की दूरी समान चाल में तय करती कितनी, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दी हुई है दूरी। तो उसके बाद क्या कहता है, ये तो हमारे पास दे रखी है। तो शर्त एक के अनुसार क्या कहता है, शर्त एक से यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो उसी को पूरा करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो सबसे पहले हम इसमें 2 शर्तें बनेंगी हमारी। अब पहली शर्त तो इसी से आ जाती है हमारी, हम यहाँ पे पहली शर्त बना लेते हैं, जिसमें ये बता रहा है 8 घंटे कम होती तो x माइनस 8 हो जाएगी यहाँ पे, और फिर वो प्लस 3 अधिक लेती तो 3 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा।
समय में डिफरेंस दिखा रहा है 3 घंटे का। तो पहली चाल से हम सामान्य चाल से और 3 घंटे का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे 3 घंटे का डिफरेंस होगा। पहली चाल अगर T1 है और दूसरी चाल T2 है तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 होगा। तो दोनों की चाल में 3 घंटे का फर्क आएगा। तो इस तरह से हम इसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट शर्त में क्या कहता है, शर्त एक के अनुसार, शर्त एक से हमारे पास जो दी गई है बात यह है, हमारे पास चाल है, दूरी है, तो हमारे पास समय बराबर क्या होता है, पहले के अनुसार समय निकालते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हम मान लेते हैं समय हमारे पास ये T1 है। T1 बराबर, हम समय को T1 के साथ डिनोट कर लेते हैं। इसको हमने समय T1 से डिनोट कर लिया और दूरी हमारे पास किलोमीटर में है ही x। तो कितनी है हमारे पास दूरी, 480। इसको 480 लिख लिया। और समय कितना है हमारे पास, x। तो पहली पॉइंट ही हमारी शर्त के अनुसार ये कंडीशन आ गई। अभी इसी तरीके से दूसरी शर्त से, शर्त 2 से क्या कहता है, कहता है उसकी चाल, आपको पता ही है, यदि किसी की चाल 8 किलोमीटर कम होती तो यदि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो कम होने पर आपको पता ही है, तो कम होने पर रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, x माइनस 8, किलोमीटर कम होगी। तो यदि इसकी चाल कम हो तो 8 किलोमीटर कम हो तो इक्वल टू चाल कितनी होगी, तो इसके साथ दूसरी शर्त के अनुसार यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो चाल कितनी होगी, तो चाल हमारी होगी, चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये लिखेंगे। तो x बराबर -8 हो गई। तो दूरी तो हमारे पास वही है, तो x माइनस 8 हमारे पास ये आ गई। दूरी हमारी कितनी है, दूरी हमारी 480 किलोमीटर ही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो दूसरी शर्त के अनुसार समय बराबर क्या होगा, इसलिए समय दूसरी शर्त है तो इसको हम टाइम को T2 ले लेंगे। इसमें पहली शर्त है तो टाइम को T1 लिया। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो T2 बराबर हमारा क्या होगा, इसके अंदर T2 बराबर होगा हमारा 480 बटे x माइनस 8। जैसा शर्त में कहा गया है कि 3 घंटे अधिक लेती, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो पहले उसकी सामान्य चाल करने पर कितनी थी, 480 बटे x आया था पहली चाल, पहले समय में। दूसरे समय में 480 माइनस 8 आया चाल करने पर ये। तो सबसे बड़ी बात है प्रश्न से, जैसा प्रश्न में कहा रहा है कि डिफरेंस है, तो लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है कि समय में कितना डिफरेंस है, T2 माइनस T1 बराबर है 3 घंटे का डिफरेंस। T2 बराबर T1 माइनस 3 आवर्स का डिफरेंस है, 3 घंटे का। तो लिखेंगे 3 घंटे का डिफरेंस बता रहा है यहाँ पे। तो इसको अगर हम इधर ले आएंगे, T1 इधर चला जाएगा या T1 उधर चला जाएगा, तो T2 बराबर क्या होगा, T2 बराबर होगा 3 प्लस T1। आगे बढ़ने पर हम दोनों समय की तुलना कर लेंगे और पहले हम शर्तों के हिसाब से इनका दूरी बटे चाल जो भी हमारा सूत्र है उसके हिसाब से हल कर लेंगे। उसके बाद इनको जो हमें बताई गई है जो शर्त है डिफरेंस है टाइम का, उस डिफरेंस टाइम को सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें इसको टी बराबर 3 प्लस T1 भी हो जाएगा। और इसको सोल्व करने के लिए हम आगे लिख देंगे T2 माइनस T1 बराबर 3। ठीक है, इसी शर्त में इसका जो मान है उसको पुट करेंगे, जो हमने वैल्यू निकाली थी। तो T2 हमारे पास कितना है, आगे हल करेंगे हम मान रखते हुए 480। T2 का मान है यहाँ पे बराबर लिख देंगे x माइनस 8 दिया हुआ जो समय का, और माइनस
तो कितना दिया है T1 480 बटे x बराबर 3। यही पूरी कंडीशन बन रही है ना। इसी कंडीशन में रख के इस सवाल को हम हमारी द्विघात समीकरण आ जाएगी और हमें उसको सोल्व कर देंगे आसानी से। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा इसमें, इनमें तुम्हें क्या कॉमन दिखा दे रहा है, तो ऊपर ऊपर की संख्या में कॉमन ले लेंगे इस भाग में, इसको साइड रखेंगे अभी। तो 480 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। 480 कॉमन लेने के बाद ऊपर एक रह गया और x माइनस 8 नीचे का ऐसे ही रह गया, माइनस का निशान ऐसे ही है। तो 480 का ये एक हो गया यहाँ पे भी, 480 के 480 बटे में x हो गया बराबर में 3 है हमारा। तो 480 को कॉमन लेने के बाद ये आया हमारे पास। अब आगे बढ़ेंगे तो 480 जो है इधर से गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर आया 3 बटे 480। अब ये यहाँ पे 3 से कट जाएगा 480, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे नीचे 3 एकम 3 होगा, बचे कितने 18, 3 छिके 18, 0 का 0, तो 1 बटे 160 आ गया। तो इसको हम आगे दूसरे पेज पे सोल्व करते हैं। तो यहाँ तक हमारा सोल्व हो गया सवाल। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें हमारे पास क्या आ रही है आगे संख्या बढ़ाने पर आगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 1 बटे x माइनस 8 बराबर नहीं सॉरी माइनस 1 बटे x बराबर आ रहा है 160। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं हम इसमें इस साइड का एक साइड का हम यहाँ का दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, इस तरफ का एलसीएम लेने पर ले लिया यहाँ पे एलसीएम इस साइड का लेफ्ट साइड का हमारा ये आ गया x माइनस 8 इंटू में x और बराबर में हमारा 1 बटे 160 है। तो 160 x इस तरह इसको काटेंगे भाग करेंगे यहाँ पे तो 108 से 108 ये x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा x, तो लिखेंगे x माइनस x इस तरह x कट जाएगा, बचेगा कितना ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 8। तो ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हमारे पास संख्या आई, इसकी ऊपर की क्या आएगी x माइनस ये x हो गया और ये माइनस था तो ये प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ पे, बटे इनकी नीचे आपस में गुणा कर लेते हैं, कितना आ गया x का स्क्वायर माइनस 8x यह हो जाएगा यहाँ पे बराबर 160 ये आ गया यहाँ पे। इसको थोड़ा हम ऊपर ही लिख लेते हैं, भाग को आगे बढ़ा लेंगे ताकि हमें ज़्यादा नीचे पेज तक ना जाए और ये साइड भी यूज़ हो जाए। तो लिखेंगे इधर क्या है x माइनस एक्स है तो ये प्लस का है ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या ऊपर हमारे पास प्लस का 8 बचा बटे x का वर्ग माइनस 8x बराबर 160 ये बचा हमारे पास। तो इनकी आर पार गुणा कर लेंगे यहाँ पे, आर पार गुणा करने पर आर पार गुणा करने पर आर पार गुणा करने पर तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे आर पार की गुणा कर लेंगे। तो क्या आया हमारे पास 8 से 160 गुणा हो जाएगी और x इसके साथ गुणा हो जाएगी, तो x इसके हमें लिख देंगे x का वर्ग, बढ़ेंगे आगे माइनस 8x बराबर 160 की और 8 की गुणा होगी तो 0 0 8 6 48 हंसी लगे 4 8 एकम 8 और 4 12। तो अब क्या करेंगे इसको पक्षांतर कर लेंगे इधर से इधर, x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इधर हो जाएगा। तो यही हमारा द्विघात समीकरण आ जाएगा, ये होगा हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हमारी दूसरी प्रश्नावली कंप्लीट हुई, कल हम नेक्स्ट सवाल प्रश्नावली करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।